बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने मैन वेट में यू टेस्ट जो था इसके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, टेस्टिंग प्रोसीजर जो था, इसको मैंने आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको सिंपल बताया कि मैन वेट में यू टेस्ट जो है ये अल्टरनेट टेस्ट है किसका, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आपके पास नॉर्मेलिटी की अजम्पशन, इक्वल वेरिएंसेस की अजम्पशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आप टी टेस्ट की बजाय मैन वेट में यू टेस्ट जो है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, ये आप इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते। अब लास्ट लेक्चर में मैंने सारा इसका स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। आज उसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को हम यूज करते हुए हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर। सिंपल उसने एग्जांपल दी, वो कहता है 2 प्लेट्स ईच प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस, सॉरी 2 plastics each produced by a 2 different process were tested for ultimate strength। वो कहता है कि 2 प्लास्टिक्स हैं जिनको 2 डिफरेंट प्रोसेस के जरिए क्या किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया और उनको टेस्ट किया गया उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने या उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने। The measurements shown below represents the breaking load in units of 10,000 pounds per square inches। और उन पर जो 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस उनके ऊपर जो लोड डाला गया, ब्रेकिंग लोड जो डाला गया, उसका डाटा उसने हमें क्या दे दिया, गिवन दे। सबसे पहले देखें, उसने प्लास्टिक 1 लिया और एक उसने प्लास्टिक 2 लिया। अब प्लास्टिक 1 में देखें उसने हमें ऑब्जर्वेशंस दे दी, प्लास्टिक 2 की भी उसने हमें ऑब्जर्वेशंस दे दी। ये उसने हमें एक डाटा जो है वो क्या दे दिया, गिवन। अब वो कहता है यूज द मैन वेट में यू टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस of no difference in the distributions of strength for the 2 plastic। वो कहता है कि टेस्ट करो हाइपोथेसिस कि जो स्ट्रेंथ की डिस्ट्रीब्यूशंस है उनके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता एट द अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है, 0.05। ये उसने हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टेस्टिंग प्रोसीजर जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप कि हमने जो है वो कॉलम्स 6 स्टेप्स के अंदर हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और पहला स्टेप हमारा हाइपोथेसिस। अब उसने यहाँ पे भी बताया हुआ है हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रेंथ। और सिंपल H0 क्या बनाएंगे, देयर इज नो डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं। तो H1 अल्टरनेट इसके का क्या बनेगा, वो कहता है द 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ आर डिफरेंट। या आप सिंपल कह सकते हैं देयर इज डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रेंथ। कि H0 क्या है कि उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं। H1 क्या बना कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, कि दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये आपका क्या बन गया, H1 बन। ये आपका क्या बन गया, H1। अब
सेकंड स्टेप आपके पास आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड स्टेप आपका क्या बनेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा। और ये अल्फा उसने हमें गिवन दिया स्टेटमेंट के अंदर 0.05। तो देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसमें कैपिटल यू यूज होता था, और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम ऑफ U1 एंड U2, या U आपका क्या है, द स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज, क्योंकि दो सैंपल्स हैं तो इसका मतलब आपके पास U की भी दो ही वैल्यूज आएंगी, तो उन दो में से जो सी वैल्यू आपके पास लेस होगी, स्मॉलर होगी, वो आपका क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। वो आपका क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। जी बेटे, इसके बाद चौथा स्टेप कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन में चलते हैं। अब कैलकुलेशन में मैंने कल आपको इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बताया था कि मैंने कहा था कि आपके पास जो भी डाटा दिया जाए, आपके पास दो सैंपल्स दिए गए हैं। अभी अगर आप डाटे में देखें, प्लास्टिक 1 है और प्लास्टिक 2 है, दो सैंपल्स दिए गए। अब आपने सबसे पहले इस डाटे को कंबाइन कर देना, इसको एक ही डाटा तस्वर करना है, और करने के बाद आपने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अंदर आपने इनको क्या करना, अरेंज करना। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कैलकुलेशंस में जाएंगे, सबसे पहले उसने क्या लिखा कि अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कंबाइंड सैंपल्स in order to increasing magnitude and underlining the observations from sample 1। यही मैंने आपको कल बताया था कि आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करना, कंबाइन करने के बाद आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने उसको अरेंज करना। क्योंकि हमारे पास दो सैंपल्स हैं, एक सैंपल 1 है, एक सैंपल 2 है, और इनके दरमियान बाइफरकेशन करने के लिए इनके दरमियान कौन सी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट की है, सेकंड की है, तो जो फर्स्ट सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्या करते जाएं, अंडरलाइन करते। और देखें, अब हम डाटे में चलता हूं मैं, तो देखें दोनों, अब ये सारी इकट्ठी वैल्यू है, इनमें देखें सबसे छोटी वैल्यू 14.8, देखिए 14.8 सबसे छोटी वैल्यू, और ये फर्स्ट सैंपल की है, तो देखिए मैंने 14.8 लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन का मतलब ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद देखें 14.8 के बाद देखें 15.1, देखिए 15.1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, 15.1, और ये भी पहले सैंपल की थी, अंडरलाइन। उसके बाद 15.3, ये भी पहले सैंपल की है, लिखा और अंडरलाइन कर। अब 15.3 के बाद देखें 17.1, ये देखें इससे बड़ी वैल्यू 17.1 है। अब ये दूसरे सैंपल की है तो इसको अंडरलाइन नहीं। फिर देखें 17.1 से बड़ी वैल्यू 17.6, पहले सैंपल की है, तो देखिए मैंने अंडरलाइन। 17.6 के बाद देखें 18.3, सेकंड सैंपल की है, एज इट इज लिखी। 18.3 के बाद 18.7, ये देखिए फर्स्ट सैंपल की है, मैंने अंडरलाइन कर। इसके बाद 18.7 के बाद देखें आपके पास 19.3,
19.3 के बाद 21.2, 21.2 के बाद 22.3। ये देखिए, पहले सैंपल की थी अंडरलाइन कर, उसके बाद 22.4 और 27.7। ये मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर लिया, अरेंज कर। तो जो हमारे पास दोनों डेटा थे, उन दोनों डेटा को मैंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अंदर मैंने उसको अरेंज किया, और जो पहले सैंपल की वैल्यू थी उनको मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया। अब ये जो अंडरलाइंड वैल्यूज हैं, ये आपके फर्स्ट सैंपल को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर। और जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया, ये आपकी सेकंड सैंपल को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर। अब देखें, अब इन वैल्यूज को अब मैंने रैंक दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सबसे पहले देख लें, कोई भी आपकी वैल्यूज में टाइज नहीं है। टाइज का मतलब एक जैसी वैल्यू नहीं है। तो फिर एक से शुरू किया और हर वैल्यू को क्या करते गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या देता गया, रैंक देता। सबसे छोटी वैल्यू को 1 नंबर, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5। और मैंने अगर बताया था कि अगर टाइज आ जाए, तो फिर मैंने बताया था कि टाइज वाली वैल्यू का एवरेज रैंक निकाल। उनको पहले रैंक्स दे, उन रैंक्स का एवरेज निकालें, और वो एवरेज रैंक के अंदर क्या कर दें, असाइन कर। अब जैसे देखें, जैसे मैंने वैल्यूज को अंडरलाइन किया था, ऐसे ही अंडरलाइंड वैल्यूज के रैंक्स को भी मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन। रैंक्स को भी मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन। अब चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमने क्या कहा था कि वी विल कैलकुलेट कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2। कैपिटल R1 क्या था, सम ऑफ रैंक्स ऑफ फर्स्ट सैंपल, और कैपिटल R2 क्या था, सम ऑफ रैंक्स ऑफ सेकंड सैंपल। जो पहला सैंपल है उसके रैंक्स का जो टोटल है, सम है, वो R1 है। जो दूसरे सैंपल के रैंक्स है उनका टोटल जो है वो क्या है, R2 है। अब देखें, ये देखें, मैंने R1 और R2 कैलकुलेट। अब देखिए, R1 पहले सैंपल, ये अंडरलाइन 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 10। आप डायरेक्ट कर लें, जो अंडरलाइंड है ये आपका फर्स्ट सैंपल है। देखिए, 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 10। तो ये आपने टोटल किया तो ये 28 आ गया, ये R1 है। अब R2 जिनको अंडरलाइन नहीं किया, 4 + 6 + 8 + 9 + 11 + 12। ये आपका इनका टोटल किया, ये 50 आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, R2। अब देखें, R1 R2 के बाद नाउ वी विल कैलकुलेट U1 एंड U2। अब U1 का फार्मूला N1 N2 प्लस N1 इंटू N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R1। अब N1 फर्स्ट सैंपल वैल्यूज अगर आप देखें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो N1 N2 हमारे पास 6 है, दोनों में 6 वैल्यूज है। अब देखिए, मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूं, N1 6 आ गया,
multiplied by n2 be 6 plus 6 n1 plus 1 6 plus 1 7 divided by 2 minus r1 28। अब इसको सॉल्व कर लें। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 42 divided by 2 21, 36 plus 21 minus 28, तो आंसर आपका 29। आंसर आपका कितना आ गया? 29। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? U1। अब हम U2 की वैल्यू, अब U2 का फॉर्मूला N1 N2 प्लस N2 इंटू N1 इंटू N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2। अब देखें N1 6, N2 6, N2 6, N2 plus 1 6 plus 1 7 divided by 2 minus R2 50। ये देखिए 50 है माइनस 50। अब इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आ गया? 7। अब U1 U2 आ गया। अब हमने U लेना है, मिनिमम ऑफ U1 कितने हैं? 29 व 7। अब इसमें से मिनिमम लेना है, स्मॉलर लेना है। अब देखिए 29 और 7 में स्मॉलर क्या है? 7 है। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7। U की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7। क्लियर हो गया? देखिए दोबारा मैं इसको, इसी स्टेप को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहला काम कि आपके पास जो डाटा दिया गया, आपने उस डाटे को कंबाइन किया, एक डाटा तस्वर किया दोनों सैंपल्स को। उसके बाद आपने उस डाटे को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर दिया? आपने उसको अरेंज कर दिया। और जो फर्स्ट सैंपल की ऑब्जर्वेशंस थी उनको आपने अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ अब पहचान के लिए कि ये अंडरलाइंड वैल्यू सैंपल 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो अंडरलाइन नहीं है वो सैंपल 2 को रिप्रेजेंट कर। फिर जो आपने डाटा अरेंज किया, इस अरेंज डाटे को अब आपने क्या दिए? रैंक्स दी। अब आपने क्या दिए? रैंक्स दी। और जैसे आपने फर्स्ट सैंपल को अंडरलाइन किया था वैल्यूज को, ऐसे ही फर्स्ट सैंपल के रैंक्स को भी क्या करने? अंडरलाइन। फिर R1 R2 निकाला। R1 सम ऑफ रैंक्स ऑफ फर्स्ट सैंपल, R2 सम ऑफ रैंक ऑफ सेकंड सैंपल निकल आए। फिर U1 U2 कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग दीज टू फॉर्मूला। ये आपके पास U1 का फॉर्मूला, ये आपके पास U2 का फॉर्मूला। तो U1 की वैल्यू 29, U2 की वैल्यू 7। अब आपने U कैलकुलेट करना है और U का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम ऑफ U1 U2। तो मिन U1 29, U2 7, दोनों में से मिनिमम 7 है, तो U की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं 5वें स्टेप, क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन सबसे पहले H1 देखें, ग्रेटर लेस की फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट की फॉर्म में, नॉट इक्वल की फॉर्म में। तो आपका टेस्ट कौन सा बना? 2 पे। N1 आपका क्या है? 6 है। N2 भी आपका 6 है। और अल्फा कितना था? 0.05। ये देखें, ये टेबल 0.05 का। क्लियर हो गया? अब देखें
ये n1 है, ये n2 है। n1 उसने 6, ये 6 में आ गए, n2 भी 6, ये 6 में आ गए, ये हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया? n1 भी 6 है, n2 भी 6 है। अब टू टेल है, तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, टॉप वैल्यूज जो है ये टू टेल की हैं, जो लोअर वैल्यूज हैं ये वन टेल की। लेकिन अब हमारे पास टेस्ट क्या है? टू टेल है, तो अपर वैल्यू के 5, 31। अब इससे लेस, मैंने कल भी बताया था, लोअर से लेस, इससे ग्रेटर, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, तो यही उसने बनाया। ये देखें क्रिटिकल क्या बना, कैपिटल यू लेस इक्वल 5, कैपिटल यू ग्रेटर इक्वल 31। इसका मतलब कि अगर u की वैल्यू 5 या उससे कम हो, या 31 या उससे ज्यादा हो, कि 5 या उससे कम, 31 या उससे ज्यादा, तो आपने H0 को रिजेक्ट करना। और अगर 5 और 31 के दरमियान हो, इन बिटवीन हो कैपिटल यू, तो आपने H0 को एक्सेप्ट कर। तो आप देखें, अब u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 7, और 7 जो है वो 5 और 31 के इन बिटवीन है, 5 से कम नहीं है, 31 से ज्यादा नहीं है, बल्कि इनके इन बिटवीन आ रही। इसलिए हम अपने H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम H0 को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। हम H0 को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। यही उसने लिखा, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ u इक्वल 7 does not fall in the critical region, so we are unable to reject the hypothesis of no difference in the distributions of strength. या आप सिंपल लिख दें, since our computed value of u equals 7 does not fall in critical region, so we accept H0. लिहाजा हम अपने H0 को एक्सेप्ट कर। सिंपल आप ये लिख दें, सिंस आवर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ u इक्वल 7 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0।